जी, कल हम लोगों ने इसमें एंट्रीज वगैरह स्टार्ट की थी और आपको ने कहा था इसके अंदर जो मेन 3 चीज़ हम कवर करेंगे। एक तो बेसिक एंट्री के नाम से कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉर्मल एंट्रीज होती हैं। सेकंड आपको ने कहा था कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हेड ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट जगहों पे सिचुएटेड हैं और हेड ऑफिस के लिए डेली बेस पे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना इनकन्वीनियंट हो जाए, तो फिर आपको ने कहा था रिकॉर्ड्स को 2 पार्ट्स में एलोकेट किया जाता है। कुछ का रिकॉर्ड आपकी फैक्ट्री रखती है जिसे हम फैक्ट्री लेजर कहते हैं, और कुछ का रिकॉर्ड आपका हेड ऑफिस रख रहा होता है जिसे हम जनरल लेजर कहते हैं। उसके बाद आपको ने कहा था एंट्री से रिलेटेड एक चीज हम और पढ़ेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसमें हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कल आप लोगों को मैंने इसकी कुछ बेसिक एंट्रीज वगैरह कराई थी। आज पहले थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर फर्दर इसकी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। फर्ज करें ये कुछ ट्रांजैक्शंस आप लोगों को दे दिए जाते हैं। Purchased material for rupees 10,000.
जी हो गए यहाँ तक? अब ये 5-6 मैंने ट्रांजैक्शन लिए ताकि बेसिक कुछ आप लोगों को एंट्रीज का नो हाउ हो जाए। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैंने कल 14-15 एंट्रीज कराई थी और आपने कहा था आपके पेपर में आमतौर पे इन्हीं से रिलेटेड आती हैं। ज़्यादा आपको मैंने कहा था जो प्रॉब्लम आया करती है वो पे रोल की यानी लेबर की एंट्रीज में आती है, इस वजह से मैंने वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे डाल दिए। तो अब इनकी ज़रा हम एंट्रीज वगैरह साथ साथ पास करते जाते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपको मैंने कहा परचेज मटेरियल ₹4 जी, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? मटेरियल डेबिट, ठीक है, बैंक या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। नंबर 2 कह रहे मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट 3000 का और इनडायरेक्ट 2000 का। जी, आप लोगों ने कहा था जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया करें, और अगर इनडायरेक्ट हो तो एफओएच कंट्रोल, और क्रेडिट किसको करेंगे? मटेरियल।
जी, अब आपका ने कहा था टोटल पेरोल फॉर द पीरियड 50,000, इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट द रेट 10% एंड कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड एट द रेट 5%. आपका ने कहा पेरोल इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर 50%, इनडायरेक्ट 20%, सेल्स सैलरी 15% एंड ऑफिसर सैलरीज भी 15%. और लास्ट में आपका एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर पी फंड एट द रेट 5%. अच्छा, अब आपको मैंने कहा था पेरोल की मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एंट्रीज होती हैं. वो चौथी एंट्री किस चीज की होती थी? हाँ जी, अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा हो तो यहाँ पे क्योंकि आखिरी लाइन मैंने दे दी है तो अब आपको इसमें 4 एंट्रीज करना होंगी. ना दी होती तो 3 एंट्रीज आपने फिर भी करनी थी. तो अब हम जरा पेरोल की एंट्रीज पे आते हैं. तो इसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की एंट्री करते थे हम लोग. तो एंट्री होती थी पेरोल डेबिट, ठीक है. अब उसने कहा था टोटल थी आपकी 50,000. आपको मैंने कहा था तनख्वाह से जो डिडक्शन करते हैं ये आपकी लाइबिलिटी होती है. अगर इनकम टैक्स है तो टैक्स अथॉरिटीज को देना है, पी फंड है तो एम्प्लॉइज को देना है. सो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? तो इनकम टैक्स क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो एक्रूड पेरोल. अच्छा, उसने कहा था इनकम टैक्स की डिडक्शन कीजिएगा 10%. तो 50,000 का 10% 5,000 और फिर 50,000 का 5% तो इसका प्रोविडेंट फंड 2,500 आ गया. अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो एक्रूड पेरोल को डाल दें 42,500. ठीक है. तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपने एक्रूड पेरोल को ट्रांसफर कर दी. तो ये फर्स्ट थी इसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री. जी, सेकंड एंट्री किस चीज की करते थे? हाँ जी, वो आप करते थे पेमेंट की. तो पेमेंट की एंट्री हो जाती थी एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट. अभी कितनी अमाउंट होगी? अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो ना तो देख लिया करें. कई दफा एग्जामिनर क्या करता है, मतलब फर्ज करें तीसरा पॉइंट पेरोल का था, कोई 5वें छठे में जाके कहता है लेबर की पेमेंट कर दी. तो अगर वो 5वें छठे में जाके कहता है लेबर की पेमेंट कर दी तो क्या फिर आपको यहां पे एंट्री डालनी चाहिए? नहीं, फिर आप इधर ना पेमेंट की एंट्री करें, जहां पे क्वेश्चन में उसने बताया उस पॉइंट पे जाके करें. लेकिन अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और आगे कहीं पेमेंट ऑफ पेरोल का जिक्र नहीं आया तो फिर आपने इधर ही किया करनी है. ठीक है. आपके 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर उसने एग्जामिनर ने इस तरह का पॉइंट डाला था कि मसलन फर्ज करें तीसरे पॉइंट में लेबर का बता दिया, कोई 7वें-8वें में जाके कहता कि वेजेस हमने पे कर दिए, तो इसका मतलब फिर पेमेंट की एंट्री उस जगह पे जाके करनी, फिर इधर ना कीजिएगा. इवन एक आधे क्वेश्चन में इस तरह भी हुआ कि यहाँ एक्रूड पेरोल कितना बनी थी? 42,500, लेकिन उसने कहा कि मैंने तो 40,000 पे किए. तो फिर ये पेमेंट की एंट्री जब आप करेंगे तो 40,000 से कीजिएगा. तो ये उसका ना थोड़ा सा क्वेश्चन आपको होता है, जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है. उसको पढ़ते हुए आपको आइडिया हो जाता है कि कहीं आगे उसने पेमेंट का जिक्र तो नहीं किया. अगर लेबर की पेमेंट का जिक्र अगले किसी पॉइंट में किया है तो फिर आप यहां पे पेमेंट की एंट्री पास ना करें, जहां पे उसने और जितनी अमाउंट से कहा उतने से करें. लेकिन अगर साइलेंट है तो फिर आपको ने कहा था पेमेंट की एंट्री हुआ करेगी. जी, तो ये होगी इसकी सेकंड एंट्री. थर्ड एंट्री किस चीज की थी? तो अब डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डायरेक्ट लेबर होती थी वो वर्क इन प्रोसेस को इनडायरेक्ट लेबर, हाँ जी, तो एफओएच कंट्रोल. सेल्समैन की जो सैलरी थी सेलिंग एक्सपेंस, और जो ऑफिसर की सैलरी थी एडमिन एक्सपेंस. क्रेडिट किसको करेंगे? पेरोल को.
अच्छा, टोटल पेरोल तो थी 50,000। आपको उसने कहा कि इसका 50% डायरेक्ट लेबर है 25,000। ठीक है, उसके बाद उसने आपको कहा था कि 20% आपकी इनडायरेक्ट, तो 50,000 का 20% 10,000। अच्छा, उसके बाद उसने कहा 15% सेल्समैन सैलरीज, तो 7,500 और ये भी 75। इधर आपने 42,500 से क्यों नहीं एंट्रीज? ये वाली आपकी टोटल एक्सपेंस बना कितना था? 50,000। लेकिन सर उसमें से हमने टैक्स और बहुत सारा कुछ तो मिला है। देखें, वो जो टैक्स काटा है वो आपकी कोई इनकम तो नहीं है ना। आपने वो गवर्नमेंट फर्स्ट करें 42,500 आपने मुझे सैलरी दे दी, बाकी जाके टैक्स जमा करा दिया, तो एक्सपेंस आपका कितना है? वो तो फुल 50,000 नहीं रहा ना जी। रिपीट कर दें पॉइंट। ये वाला नंबर 3 पूरा। अच्छा, देखिए आपको मैंने कहा था पेरोल की मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 एंट्रीज होंगी। मिनिमम 3 में आपको मैंने कहा था रिकॉर्डिंग की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन की। 4th एंट्री मैंने कहा था वो थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने वो इंफॉर्मेशन भी दी थी, तो हमें चारों एंट्रीज करनी। जब रिकॉर्डिंग की एंट्री करते हैं ना, तो आपको मैंने कहा था पेरोल आपका एक्सपेंस होगा, इंक्रीज होगा डेबिट। फिर आपको ने कहा था तनख्वाह से जितनी भी डिडक्शन करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे आपने टैक्स काटा तो टैक्स अथॉरिटीज को देना है, पी फंड पैसा काटा तो ये जब एम्प्लॉय रिटायर होगा इसी को ही देना है, तो इसलिए वो आप लोगों ने लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट कर दी। बाकी चूंकि आपने पैसे भी पे करने हैं तो हमने उसको एक्रू कर दिया। जब आप पेमेंट करेंगे उस वक्त एक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई 2 एंट्रीज। तीसरी आपको मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपने मुझे कहा लेबर 50,000, हालांकि हर तरह की लेबर की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर डायरेक्ट लेबर है तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का पार्ट बनती है, अगर सेलमैन की सैलरी है तो सेलिंग एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। तो इस फिगर को देख के तो पता नहीं चल रहा कौन सी लेबर कितनी, तो उसके लिए फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ती है। डिटेल एग्जामिनर क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, जैसे यहाँ मैंने लिख दी हुई थी। तो हमने क्या किया, उसने कहा था कि टोटल लेबर का 50% डायरेक्ट है, मैंने इसका 50% लेके डायरेक्ट लेबर लिख दी। फिर उसने कहा कि इसका 20% जो है इनडायरेक्ट है, मैंने 20% लेके इनडायरेक्ट में लिख दी। और फिर इसी तरह इसका 15% सेलिंग, 15% एडमिन। तो अब हुआ क्या, वर्क इन प्रोसेस डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो इनडायरेक्ट लेबर होती है वो एफओएच का पार्ट होती है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट कर दिया। सेलमैन की सैलरी सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिसर की सैलरी एडमिन एक्सपेंस। अब मसला ये था, जब इधर पेरोल डेबिट किया तो मैंने कहा था एक्सपेंस है, इधर रेलिवेंट हेड डेबिट कर दिए, तो एक एक्सपेंस को 2 दफा रिकॉर्ड तो नहीं किया जा सकता। तो फिर इस अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया करते हैं। तो ये 3 एंट्रीज आपको मैंने कहा था इन एनी केस आप किया करेंगे। बस मैंने आपको ये बता दिया है कि पेपर में 1-2 दफा एग्जामिनर ने इस तरह किया है कि अगर तीसरा पॉइंट लेबर का है तो कोई 6-7वें में जाकर उसने कहा कि हमने लेबर पे कर दी, तो फिर आपका ने कहा था पेमेंट की एंट्री या ना पास करें, उधर 6-7वें पॉइंट में जाके पास कर दें, अदरवाइज साइलेंट होगा तो इधर ही कर दीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी 4th एंट्री। वो होती थी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब जैसे यहां पे प्रोविडेंट फंड आ गया, तो प्रोविडेंट फंड के लिए जब आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो चारों तरह के वर्कर के लिए की जाएगी। मतलब चाहे वो बंदा डायरेक्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहा हो, चाहे इनडायरेक्ट के तौर पे काम कर रहा हो, सेल्समैन हो या ऑफिसर हो। आपको मैंने कहा था ये जो पी फंड वगैरह की कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर को इसका फायदा कोई नहीं है, रिटायरमेंट पे ये पैसा सारा एम्प्लॉय को मिलना है। लेकिन ये सिर्फ हम क्यों क्रिएट करते हैं, ड्यू टू लेबर लॉस। इसका मतलब ये हमारी कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर कहां काम कर रहा होता है, फैक्ट्री में, तो वो आपकी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। सेल्समैन शोरूम में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, यानी सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। यानी ये दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रीट होती है। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसको डेबिट किया करते हैं, एफओएच को। इसलिए जब इसकी एंट्री होगी ना
तो मैं एंट्री करूंगा FOH कंट्रोल डेबिट, सेल्समैन के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, ऑफिसर्स के लिए एडमिन एक्सपेंस डेबिट, और जिसके लिए कंट्रीब्यूशन की वो चीज क्रेडिट, जैसे प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। अच्छा, अब प्रोविडेंट फंड का उसने रेट क्या बताया था? तो इन दोनों का सम करें तो 35,000 बनता है ना। 35,000 का 5% देखिएगा 1750। सेल्समैन के लिए आपका ने कहा था सेलिंग एक्सपेंस इस पे कैलकुलेट होगा, 7500 का 5%, तो इसका भी 375 ही आ गया। टोटल कर लें तो 25। अच्छा, अभी ये मैंने बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाया था, तो इसलिए मैंने खाली प्रोविडेंट फंड दिया। पेपर में एग्जामिनर क्या कर देता है, 2-3 फंड डाल देता है। मसलन वो कहता है मैं प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, सोशल सिक्योरिटी फंड में भी कर रहा हूं, किसी एक आधे और में भी कर रहा हूं, जैसे ग्रेचुटी में कर रहा हूं। तो फिर आपको सारी चीजें क्रेडिट करना पड़ती हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि 3 चीजें डेबिट में है, 2-3 चीजें क्रेडिट में है। तो फिर उस सूरत में ना हम लोग वर्किंग के अंदर एक टेबल बनाया करते हैं। उसका फायदा ये होता है, एक तो ये फिगर आराम से निकल आती हैं, दूसरा उसकी वर्किंग के मार्क्स होते हैं 2 से 3, आप वो मार्क्स क्योर कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि यहाँ पे खाली प्रोविडेंट फंड था तो मुझे वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की। कि आपने मुझे कहा था FOH कंट्रोल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर की कंट्रीब्यूशन आती है, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का टोटल किया और उसका 5% ले लिया। सेलिंग में आपने कहा था सेलमैन की आती है, तो मैंने सीधा 7,500 का 5% ले लिया। एडमिन में आपने कहा था ऑफिसर के लिए कंट्रीब्यूशन आती है, तो मैंने डायरेक्ट ये जो एडमिन वालों की लेबर थी उसका 5% ले लिया और टोटल इधर लिख दिया। लेकिन जब 2-3 चीजें इधर आ रही हो, 2-3 चीजें इधर आ रही हो, तो फिर हमें टेबल बनाना पड़ा करेगा। वो इंशाल्लाह कल जब डिटेल में क्वेश्चन शुरू कराऊंगा तो उसमें कवर करेंगे। अगर हम टेबल ना बनाए और एंट्रीज ज़्यादा करते हैं, एंट्रीज वो एक मसला ये होता है ना, हर चीज की कंट्रीब्यूशन इसमें भी आनी, इसमें भी आनी, इसमें भी आनी। प्रोविडेंट फंड के लिए अलग, हाँ, वो अलग अलग करेंगे तो वर्क यानी कैलकुलेशन तो आपने फिर भी करनी होगी ना। तो इसलिए बेटर तो यही होता है कि आप लोग टेबल बना के तो कम वक्त में कंपाउंड एंट्री सेंट पास करें, वरना बार बार ये तीनों हेड आपके रिपीट हो रहे होंगे हर एंट्री के अंदर। ठीक है।
जी अब आते हैं नंबर 4। कह रहे FOH अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जी जब FOH अप्लाई करते थे क्या एंट्री होती थी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और FOH आपने कहा था अप्लाइड भी हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है, तभी मैंने कंट्रोल का वर्ड ही लिख दिया। अब डायरेक्ट लेबर आप लोगों की कितना थी? तो 25,000 का 100%, तो 25,000 ही आ जाएगा। नंबर 5 कह रहे गुड्स वर्थ ₹30,000 वर कंप्लीटेड। 30,000 वाली चीजें कंप्लीट हो गई, तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। Then number 6 कह रहे गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर सोल्ड फॉर ₹40,000। जी कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्री होंगी। अच्छा एक एंट्री तो इसकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। अब ये कितने से? 20,000। और फिर दूसरा बैंक या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स। ये कितने से? हाँ जी 40,000 आपकी जो सेलिंग प्राइस है, तो ये इसकी एंट्री हो जाएंगी। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा मैंने क्वेश्चन कराया ताकि थोड़ी सी वो कल वाली एंट्रीज रिकॉल हो जाएं। ठीक है, आज आपका ने कहा था कि हम लोग जरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर का। अगर आप लोगों को ये बेसिक एंट्रीज याद हों तो आपका ने कहा था फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर आप इजीली कर सकते हैं, 2-4 चीजें भी जो मैं बताऊंगा उसको याद रख के। अदरवाइज फिर ये हो सकता है कि आप अलग अलग एंट्रियां याद करें, वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल काम हो जाता है। वो जब तक उसने ट्रांजैक्शन नहीं दिया तो आप नहीं करेंगे। अच्छा फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर आपका ने कहा था ये इशू उस वक्त आता है जब हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह पे नहीं होते। तो हेड ऑफिस फैक्ट्री को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक आपसे है उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग कर लें, बाकी जो है वो हम खुद रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं फैक्ट्री के पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी? हाँ कि रॉ मटेरियल कितना खरीदा, कितना इस्तेमाल हो गया, और हाँ, लेबर जो है यानी कौन सी लेबर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब फैक्ट्री वाले को ये तो नहीं ना पता होगा कि सेलमैन की सैलरी कितनी है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का रिकॉर्ड इनके पास होगा। और हाँ फिनिश गुड्स कितनी हो गई, इनकम्प्लीट चीजें यानी वर्क इन प्रोसेस कितनी है, एफओएच कितना अप्लाई किया, तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनका ताल्लुक इससे आ जाता है। इसका मतलब अगर आप लोग ये याद रख लें यानी अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन फैक्ट्री लेजर, ठीक है, यानी हमें थोड़ा सा याद हो कि कौन कौन से अकाउंट है जो फैक्ट्री में बनेंगे।
तो अभी आप लोगों ने मुझे कुछ अकाउंट्स गिनवाए हैं कि मटेरियल का डेटा फैक्ट्री के पास होगा, फैक्ट्री पेरोल, ठीक है। जब मैंने फैक्ट्री पेरोल लिखा है तो इसका मतलब कौन कौन सी, हाँ जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। FOH चाहे अप्लाइड हो या FOH कंट्रोल हो, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। ये 6 चीजें हैं जिनका डेटा आपके फैक्ट्री ने मेंटेन किया होता है। अच्छा, इनके अलावा अगर कोई अकाउंट हुआ, वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे काफी अर्सा पहले पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया था, उसने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल का रिकॉर्ड फैक्ट्री रखती है, तो इसका मतलब फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी इधर आ जाएगा। अगर रूटीन में आप पूछें तो ये 6 चीजें होती हैं। देखें, फैक्ट्री को यही पता होगा ना, मटेरियल कितने का खरीदा, कितने का इस्तेमाल हो गया, फैक्ट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कितनी लग गई, FOH कितना लग गया, चीज़ें जो बन रही हैं वो कितनी हैं और जो कंप्लीट हो गई वो कितनी हैं। तो इस वजह से मेनली ये 6 चीज़ों का रिकॉर्ड आपकी फैक्ट्री बना रही होती है। अब अगर आपको बेसिक एंट्रीज याद हो और ये 6 की लिस्ट याद रह जाए तो बड़े आराम से हम फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर कर सकते हैं। ठीक है, कल आप लोगों को मैंने फैक्ट्री जनरल लेजर के कॉलम ब्लैंक छुड़वा दिए थे, तो अब आप लोग वही निकाल लें, हम उन्हीं को फिल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो कॉलम बनाए हुए थे उसमें बेसिक एंट्रीज का था, फैक्ट्री लेजर का था और जनरल लेजर। अच्छा, कल आप लोगों ने जो पहली एंट्री पास की थी वो किस चीज की थी? मटेरियल परचेज। ठीक है, अब बेसिक एंट्री आप लोगों ने ऑलरेडी नोट की हुई है, तो वो एंट्री आप लोगों ने क्या पास की थी? मटेरियल डेबिट और बैंक या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास नोटेड है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन दोबारा नहीं लिख रहा, मुझे मेन इससे वो डिस्कस करना है। आपको मैंने कहा अगर बेसिक एंट्री याद है और वो जो 6 लिस्ट मैंने लिखवा दी है वो आपको याद है, तो आराम से हम लोग फैक्ट्री लेजर लेजर कर सकते हैं। मसलन मटेरियल कहां पे अकाउंट मेंटेन हो रहा है? फैक्ट्री में डेबिट कर रहे हैं ना, फैक्ट्री के अंदर डेबिट कर रहे हैं। बैंक या अकाउंट्स पेएबल, क्या ये फैक्ट्री में बन रहा था? नहीं। क्रेडिट करना है, कहां पे करूं फिर? जनरल लेजर। ठीक है, तो बैंक या अकाउंट्स पेएबल ये क्रेडिट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इसकी क्रेडिट साइड मिसिंग है और उसकी डेबिट। ऑपोजिट बुक्स का नाम लिख के एंट्री कंप्लीट कर दें। ठीक है, मसलन ये किसका नाम लिख देगा? जनरल लेजर। ये किसका लिख देगा? फैक्ट्री लेजर।
ठीक है, पेपर में जब लिखा करेंगे ना जनरल लेजर फैक्ट लेजर पूरा लिखिएगा, अभी मैं इस तरह लिख रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये एक आपको इसका सिंपल तरीका बता दिया कि बेसिक एंट्री आपको याद हो और 6 की लिस्ट याद हो तो आराम से हम लोग ये फैक्ट लेजर जनरल लेजर कर जाएंगे। सेकेंड एंट्री देखिए किस चीज की थी, मटेरियल रिटर्न, अच्छा टू सप्लायर। तो आप लोगों ने एंट्री की होगी बैंक या अकाउंट्स पेएबल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। अच्छा, बैंक या अकाउंट्स पेएबल कहां बन रहा होगा, तो आप जनरल में डेबिट करें, और मटेरियल का कहां बन रहा है, तो फैक्ट्री में क्रेडिट करें। नाउ अगेन एंट्री कंप्लीट करने के लिए ये क्या लिखेगा, जनरल लेजर, और ये जी। नेक्स्ट एंट्री आपने कहा इशूड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, आप लोगों ने एंट्री की थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस कहां मेंटेन हो रहा है, फैक्ट्री, तो इधर डेबिट कीजिएगा। एफओएच कंट्रोल वो भी फैक्ट्री में, मटेरियल वो भी फैक्ट्री में। तो इसका मतलब जब मटेरियल इशू होगा फैक्ट्रीज की एंट्री को, हेड ऑफिस की एंट्री नहीं डालेगा, क्योंकि देखें ना सारी चीजें इस तरफ आ गई, तो फिर वो एंट्री कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट एंट्री देखें, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। तो आपने एंट्री की थी मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। अब मटेरियल कहां डेबिट करेंगे, फैक्ट्री में। वर्क इन प्रोसेस कहां, फैक्ट्री में। एफओएच कंट्रोल, इसका मतलब अगेन हेड ऑफिस इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। जी नेक्स्ट देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। अच्छा, उसकी मैंने एंट्री आप लोगों को लिखवाई हुई थी, पेरोल डेबिट, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन आपने छोड़ दी हुई थी, डिडक्शंस और एक्रूट पेरोल, ठीक है। जब बेसिक एंट्री कर रहे हो ना तो हम यही करते होते हैं, लेकिन अगर कभी फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर का इशू आ जाए तो आपको पता है कौन सी लेबर फैक्ट्री में लग रही होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और सेलमैन और ऑफिसर की सैलरी का डेटा किसके पास होगा, हेड ऑफिस के पास। अच्छा, ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, 2 पेरोल के अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये जो कल जगह आपने छोड़ी थी ना, इधर फिर लिख लें फैक्ट्री पेरोल, ठीक है। अब फैक्ट्री पेरोल में कौन सी आ रही होगी, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, और इस वाले पेरोल में अब कौन सी आ रही होगी, सेलिंग प्लस एडमिन, ठीक है। लेकिन ये 2 अकाउंट कब बनाने हैं, जब फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर की एंट्रीज हो रही हो। लेकिन अगर सिंपल एंट्रीज मांगी गई हैं तो फिर एक ही बनाइएगा। अच्छा, अब हम इसका जरा फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर में रिकॉर्डिंग देखते हैं। जी बताइएगा, पेरोल कहां बन रहा होगा, हेड ऑफिस में, तो ये इधर डेबिट कीजिएगा। फैक्ट्री पेरोल ये फैक्ट्री में हो रहा होगा तो इधर डेबिट कर दें। डिडक्शंस ये हेड ऑफिस में होगा। एक्रूड पेरोल ये भी हेड ऑफिस में होगा। अब इसकी क्रेडिट साइड मिसिंग और उसकी डेबिट क्या करेंगे, तो ये लिख देगा जनरल लेजर और ये लिख देगा
फैक्ट्री लेजर। सर हमने एक ऑफिस के लिए सामान खरीदा जो हमारा फैक्ट्री में सब ऑफिस है, तो मटेरियल वो वही उसकी एंट्री जनरल लेजर में पोस्ट करेंगे? नहीं, वो उधर ही होगी। फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है ना, वो इनडायरेक्ट आपकी कॉस्ट हो जाएगी एफओएच का पार्ट बनेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें क्या थी? अच्छा, पेमेंट। अच्छा, पेरोल की सेकंड एंट्री, तो वो आप लोगों ने एंट्री की हुई थी एक्रूड पेरोल टू बैंक। एक्रूड पेरोल कहाँ रिकॉर्ड होगा? जनरल के अंदर। और बैंक ये भी जनरल में। इसका मतलब फैक्ट्रीज की एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपने की थी डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। अच्छा, कल आपने पेरोल का एक अकाउंट ओपन किया था तो क्लोज भी एक किया। आज क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री पेरोल भी आ जाएगा। ठीक है, सो जब एक पेरोल का अकाउंट ओपन होगा तो क्लोज भी उसी को करेंगे, और अगर दो ओपन किए तो क्लोजिंग भी दोनों की जाएगी। जी, अब बताइएगा वर्क इन प्रोसेस कहां डेबिट करेंगे? फैक्ट्री के अंदर। एफओएच कंट्रोल फैक्ट्री में। सेलिंग एक्सपेंसेस जनरल के अंदर। एडमिन एक्सपेंसेस ये भी जनरल में। पेरोल जनरल में, और फैक्ट्री पेरोल फैक्ट्री में। अच्छा, अब जब फिगर लिख के आप लोग कर रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। देखें, फैक्ट्री पेरोल में कौन कौन सी लेबर थी? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। इस वाले पेरोल में क्या क्या था? सेलिंग एडमिन, तो ये सेलिंग है, ये एडमिन, तो इसका मतलब ये डेबिट क्रेडिट खुद ही इक्वल आ जाएगा। तो जब इक्वल आ गया तो क्या ऑपोजिट नाम लिखने की जरूरत है? नहीं, तो फिर ऑपोजिट कुछ नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो आप लोगों ने की थी वो आपने की थी एफओएच कंट्रोल डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और प्रोविडेंट फंड या जो भी है क्रेडिट। एफओएच कंट्रोल फैक्ट्री में आ जाएगा जी। सेलिंग एक्सपेंसेस जनरल में। एडमिन एक्सपेंसेस ये भी जनरल के अंदर। रिफंड ये भी जनरल में। अब इसकी क्रेडिट साइड मिसिंग और उसकी डेबिट, तो फिर ऑपोजिट नाम लिख के एंट्री कंप्लीट करेंगे। जी, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन, तो एंट्री आप लोगों ने की थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट। हाँ जी, एफओएच अप्लाइड या कंट्रोल जो भी आपने लिखा होगा। वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री में। एफओएच ये भी फैक्ट्री में। तो इसका मतलब हेड ऑफिस इसकी रिकॉर्डिंग
नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिनिश गुड्स। तो आप लोगों ने एंट्री की थी फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अगेन सेम एंट्री कहाँ आ जाएगी? फैक्ट्री में। जी नेक्स्ट देखें, तो आप लोगों ने एंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कहां बन रहा है? हाँ जी, अब ये 6 की लिस्ट में तो नहीं था ना, इसका जनरल में बन रहा था। और फिनिश्ड गुड्स ये फैक्ट्री में था। अब एंट्री तो कंप्लीट करनी है ना, ये डेबिट कर लेगा जनरल लेजर को और ये क्रेडिट कर देगा फैक्ट्री लेजर। बैंक। अच्छा, तो आप लोगों ने एंट्री की बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये दोनों टाइटल कहाँ होंगे? इसकी फैक्ट्री एंट्री नहीं करेगी, इधर ही आ जाएगा बैंक या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। जी नेक्स्ट देखें जी, तो आपने एंट्री की अकाउंट्स पेबल टू बैंक, ये सारी की सारी एंट्री जनरल में आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल। नाउ अगेन जनरल लेजर में। FOH जी, FOH कंट्रोल कहाँ आएगा? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये जनरल के अंदर। अब ये क्रेडिट कर देगा जनरल लेजर को और ये डेबिट कर देगा। नेक्स्ट सेकेंड, FOH अच्छा, नेक्स्ट एंट्री आप लोगों ने ये पास की हुई थी। अब FOH कहाँ डेबिट करेंगे? और बैंक जनरल लेजर में। अच्छा, अब ये क्रेडिट कर देगा जनरल लेजर और ये डेबिट कर देगा फैक्ट्री लेजर। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री आप लोगों ने की FOH अप्लाइड टू FOH कंट्रोल। सेम एंट्री कहां पे आ जाएगी? फैक्ट्री में। हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू FOH कंट्रोल। जी, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ डेबिट करेंगे? जनरल के अंदर और FOH कंट्रोल फैक्ट्री में। तो ऑपोजिट नाम लिख के फिर एंट्री कंप्लीट कर दें। तो इसलिए आपका ने कहा था अगर आप बेसिक एंट्रीज याद कर लेते हैं और ये 6 की लिस्ट याद रख लें तो इजीली फैक्ट्री जनरल लेजर हो जाया करेगा। तो कल इंशाल्लाह हम लोग ना डिटेल में प्रैक्टिस इनकी शुरू कर देंगे, जिसके अंदर बेसिक एंट्रीज और फिर फैक्ट्री जनरल लेजर कैसे किया जाता है सारा पढ़ेंगे। थैंक यू जी।